हेलो दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक होटल दिखाई जाती है जिसके अंदर एक बूढ़ा इंसान बहुत ज़्यादा शराब पी रहा होता है। एक के बाद एक घड़े वो खाली कर रहा होता है और उसके हाथ से एक घड़ा छूट के गिर भी जाता है। फिर वो कहता है कि मेरे लिए एक और घड़ा लेकर आओ। तब उसके साथ वाले उसके साथी कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा पी रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई आदमी उनकी शराब में कुछ डालता है और उन्हें देता है। हम देखते हैं कि हमारा जिंशी बेचारा उदास बैठा हुआ होता है कि तभी बटलर उसे देखकर कहता है कि मैं जिस जिंशी को जानता हूँ वो ऐसा नहीं था। वो खिलौनों से मन नहीं लगाता था और ना ही उदास बैठा रहता था। उस लड़की ने इनकी काया पलट कर दी है। क्या इन्हें उनसे मोहब्बत हो गई है? अगर ऐसा है तो बहुत बुरा होगा। फिर वो कहता है कि लेडी क्योको की हंसी बहुत मुश्किल से बंद हुई। असल बात यह थी कि उस लड़की ने एक बड़ी मिस्ट्रेस से उसकी जान पहचान करवा दी थी, जिसकी वजह से वो उसको बाहर लेकर गया। उस लड़की के इतने सारे कॉन्टैक्ट हो गए, कौन जानता था। फिर वो कहता है कि हमने सारा दिन मन लगा के काम किया, जल्दी काम किया और वहाँ पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक भी थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला अपोफिक्री किसी और के साथ चली गई थी। ये सुन के तो इनका मन ही बैठ गया। तब से ऐसे ही है। फिर वो कहता है कि इसे पढ़ो तो, और वो उस कागज़ को पढ़ने लगता है। कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि नौकरशाह अपने मफाद के लिए कानून बना रहे हैं। फिर वो सोचते हैं कि इन्हीं कानूनों की वजह से हमारे जिंशी का काम बढ़ चुका है। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है, दिए जलाए जाते हैं। लेकिन तभी एक अफसर आकर कहता है कि मुझे एक काम है। लेकिन तभी बटलर कहता है कि अब वक्त ख़त्म हो चुका है। तभी वो कहता है कि ये दफ्तर का काम नहीं है। फिर वो कहता है कि शर्कोनन ठीक तो है। फिर जिंशी और बटलर सब लोग जाते हैं लेडी ग्योको के पास, उन्हें ये बात बताते हैं। लेडी ग्योको के साथ में ही हमारी माँ माँ भी होती है। वो कहती है एक बड़े अफसर की मौत हो गई और ये बहुत ही रूखापन है, लेकिन जिसको मैं जानती नहीं उसके लिए दुख कैसे व्यक्त कर सकती हूँ। हमारा जिंशी उसे देखता है और कहता है कि तुम बताओ शराब पीने से मौत हो सकती है? लेकिन तभी वो कहती है कि मैं जानती ही थी कि ये सवाल पूछा जाएगा। वो कहती है ज़्यादा शराब जहर का काम करती है, अगर लगातार पी जाए तो मौत भी वाकई हो सकती है। तभी जिंशी कहता है लेकिन सर कोनन नशा संभाल लेते थे। फिर वो कहती है कि सर कोनन मरने वाले का नाम, जो कि बहुत ज़्यादा असर और सुख रखता था, एक ऐसा सिपाही जिसको सब पसंद करते थे। फिर अचानक से क्या हुआ? तभी जिंशी शराब का जाम उसके सामने कर देता है और कहता है कि ये वो शराब है जो वो पी रहे थे। और अपोफिक्री ये जाम देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि मैं चखूं। तभी जिंशी कहता है कि यही शराब सबको परोसी जा रही थी, लेकिन वो मटका टूट गया जिसमें शराब पी रहे थे वो। फिर अपोफिक्री कहती है कि मटके में जहर था या नहीं ये हम पता नहीं लगा पाएंगे तब तो। तभी वो कहते हैं कि हाँ सही कहा। तभी अपोफिक्री सोचती है कि ये कैसा फीका सा जवाब है, खैर मेरा काम तो बढ़ गया ना। तभी वो जाम को चख लेती है और कहती है कि ये क्या है, मीठा और नमकीन एक साथ, बड़ा ही घटिया लग रहा है। तभी हमारा जिंशी कहता है कि असल में उन्हें मीठे का बहुत शौक था। पहले वो तीखा खाते थे लेकिन फिर उन्होंने वो छोड़ दिया और मीठे पे शिफ्ट हो गए। तभी अपोफिक्री सोच में पड़ जाती है, एक इंसान जो कि तीखे का शौकीन था लेकिन अचानक से मीठे पर शिफ्ट हो गया, आखिर क्यों? अपोफिक्री पूछती है कि वहाँ पर कुछ नमकीन भी था क्या? तभी वो जवाब देता है कि रॉक सॉल्ट, पैनकेक और सूखा मांस भी था वहाँ पर। फिर वो कहती है कि वो मटका ले आए। तब हमारा प्यारा सा जिंशी कहता है कि वो तो टूट चुका है। तब वो कहती है कि टूटा हुआ ही ले आए और मुझे उनकी जीवनी का विवरण भी चाहिए। और हम देखते हैं कि शाम होते होते मटका भी आ जाता है। हमारी अपोफिक्री पहले जीवनी पढ़ती है और कहती है कि जैसा मैंने सोचा था। उसके बाद वो नमक को उठा लेती है और चखती है। तभी वो कहते हैं कि ऐसा करना ठीक रहेगा क्या? तभी वो कहते हैं कि इसमें जहर नहीं है। लेकिन फिर वो आग के पास जाती है और नमक के कण जलने लगते हैं। तब वो कहता है कि ये तो नमक है। तभी वो कहती है कि इसमें इतना नमक था कि टूटने के बाद भी इस पे रह गया। शराब की मात्रा और ऊपर से इतना ज़्यादा नमक, उनकी जान तो जानी ही थी। लेकिन जिनसे पूछता है कि इतना नमक उन्हें पता नहीं चला होगा क्या? वो कहती है कि असल में एक बीमारी है जिससे जीभ का स्वाद चला जाता है और इसके बाद इंसान को नमक का स्वाद नहीं आता। जिनसे ये जानकर हैरान हो जाता है और कहता है इसका मतलब उन्हें ये बीमारी थी। तब वो कहती है कि हाँ, इस बीमारी की वजह तनाव होती है। फिर वो उनकी जिंदगी के बारे में बताती है। असल में वो बहुत ही असर सुख रखने वाले सिपाही थे, लेकिन एक दिन उनकी बीवी और उनका बेटा दोनों ही चल बसे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए। अक्सर ऐसी शख्सियत अपने मन में ही चीजें रखती है जिससे कि उनका तनाव बढ़ गया होगा और जिससे कि उनका स्वाद चला गया। जिंदगी जीने के लिए उनके पास बस दो ही चीजें अब बची थी, एक शराब, दूसरा मीठा। और असल में यूँ हुआ होगा कि उनके जूनियर्स ने उनको परेशान करने के लिए ये किया, उनकी शराब में नमक मिलाते रहे। वो बगैर किसी दिक्कत के वो पीते रहे, जिससे कि उनका गुस्सा और बढ़ता गया। वो और भी नमक की मात्रा बढ़ाते गए और वो उसको पीते रहे और आखिरकार उनकी मौत वाकई हो गई। मुझे तो लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा। तभी जिंशी बटलर के कान में कुछ कहता है और वो कहते हैं कि मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन मैं किसी की सजा में सीधी सीधी भागीदार नहीं बनूंगी। और हमारा जिंशी खड़ा हो जाता है। तभी वो उसकी कमर पर काली चीज बंधी हुई देखती है और कहती है कि ये भी उनका शोक मना रहे हैं। फिर वो पूछती है कि जिंशी क्या आप उन्हें जानते थे? तब जिंशी कहता है कि असल में मैं छोटा था तब उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। और वो सोचने लगती है कि आखिरकार ये भी एक इंसान ही तो है ना। और जिंशी को गौर से घूरने लगती है।
आखिरकार जिंगशी उसे तोहफा देता है और तब वो देखकर तोहफा कहती है कि ये तो एक मटका है, लेकिन तभी वो कहता है कि ये कल वाली से बेहतर है। तभी हमारी प्यारी सी अपोफिक्री की आंखों में चमक आ जाती है और कहती है कि आप मेरे लिए जाम लाए, लेकिन तभी वो उसके पास आ जाता है और वो दूर चली जाती है। तभी जिंगशी कहता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं आई मतलब, लेकिन तभी वो कहती है कि आपको अपने काम पे लौट जाना चाहिए, आपको काम करना चाहिए, काम नहीं है कि आपके पास। तभी जिंगशी कहता है कि मेरे पास बहुत सारा काम है, अभी एक बिल पर काम कर रहा हूँ जिसके हिसाब से 20 साल से कम उम्र वाले लोग शराब नहीं पी पाएंगे। लेकिन यही बात सुनकर हमारी प्यारी सी अपोफिक्री की तो सिट्टी बिट्टी ही गुल हो जाती है। वो कहती है कि जिंगशी ऐसा मत करे ना, इसको लागू मत करे ना, लेकिन तभी जिंगशी कहता है कि मैं अकेला थोड़ी ना फैसला कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो कहते हैं कि जिंगशी ऐसा ना करे ना, और रात हो जाती है। जिंगशी चांदनी देख मुस्कुरा रहा होता है और एक लड़की खंडक के अंदर डूब रही होती है। उसकी डूबती हुई आंख के साथ दूसरे दिन की सुबह होती है। सिपाही लाश को खंडक से बाहर निकालते हुए वैद को बुलाया जाता है। वैद उसको देखकर डर जाता है और अपोफिक्री कहती है ये वैद है सच में। अपोफिक्री उसका कपड़ा हटाती है और कहती है कि अच्छा है कि सर्दियों का मौसम है, इसीलिए इसको ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा वैद कहता है कि तुम लाश को सीधा कैसे देख पा रही हो। सिपाही कहते हैं कि इसने लेडी इन वेटरन्स के कपड़े पहने हुए हैं। तभी वो कहती है कि हाँ, इसलिए आप इसको यहाँ पर लेकर आए हैं वैद को दिखाने के लिए। लेकिन वैद की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी होती है दोस्तों। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंप सकता हूँ। तभी वो मना कर देती है। तब वो कहता है कि क्यों। तब वो कहती है कि मुझे मना किया गया है इसलिए। और तभी वहाँ पर जिंगशी आ जाता है और जिंगशी कहता है कि इसकी तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। जिनसे पूछता है कि लाशों से क्या घुटन होती है तुम्हें। तभी वो कहते हैं कि मैं ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ पर कानून का नामो निशान नहीं है। लेकिन तभी जिंगशी कहता है तो फिर यहाँ से क्यों भाग रही हो। लेकिन वो कह रही है कि मैं भाग नहीं रही हूँ, असल में मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि तुम्हें लाशों से दूर ही रहना है। जिंगशी कहता है ऐसा क्यों। तब वो कहती है कि असल में मैं लाशों को छूती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही गहराई में उतर आती हूँ। और तभी जिंगशी कहता है कि ये तो सच बात है और वो बेचारी मुंह बनाने लगती है। फिर जिंगशी कहता है कि वैद जी जरा चेक करिए ना। कपड़ा हटा लिया जाता है। वैद डर रहा होता है लेकिन अपोफिक्री सोच में पड़ जाती है। पाँव में पट्टी करती थी जिससे कि पंजे छोटे हो गए हैं, ऊपर से लकड़ी की चूटियाँ, उंगलियां भी लालम लाल हो चुकी है, ठंडे पानी की वजह से बहुत तड़पी होगी है। जिंगशी कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा होनहार थी, लेकिन एक दिन वो दीवार फलांगने गई और खंडक में गिर के उसकी मौत हो गई। ऐसा लगता है कि जैसे ये आत्महत्या हो। लेकिन तभी अपोफिक्री कहती है दीवार बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि उस पर आसानी से नहीं चढ़ा जा सकता। तभी जिंगशी कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो खुद से नहीं चढ़ी। तभी वो कहती है कि आपको वो वाक़या याद है जब प्रिंसेस फूयू ऊपर चढ़ के रस्क कर रही थी। तब जिंगशी कहता है कि हाँ। फिर मैंने सोचा कि मैं उस दीवार का थोड़ा मुआयना कर लूँ, आखिर वो ऊपर चढ़ी तो चढ़ी कैसे। और मुझे पता चला कि दीवार के इर्द गिर्द थोड़े पत्थर निकले हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मजदूरों ने ऊपर जाने के लिए उसका इस्तेमाल किया होगा। लेकिन एक छोटे पंजों वाली के लिए ऊपर चढ़ना लगभग नामुमकिन है। असल में जिसकी मौत हुई उसके पंजे बहुत छोटे थे। अक्सर लड़कियां अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए ऐसा करती है, लेकिन इतने छोटे पंजों के साथ दीवार पर चढ़ाई नहीं की जा सकती। ऊपर से उसकी लाश के हाथ लाल थे। ऐसा लगता है कि जैसे वो बाहर निकलने के लिए हाथ पांव मार रही थी, दीवार को खरोच रही थी कि जिससे कि वो ऊपर आ जाए। ऐसा नहीं लगता कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन ये मेरी सिर्फ एक सोच है। कभी कभी वफादारी जान देकर साबित करनी पड़ती है। हत्या या आत्महत्या मैं नहीं जानती, ना ही मैं किसी को मार सकती हूँ, ना ही किसी को मारने दूंगी खुद को। लेकिन अगर ये पहले से ही तय हो कि मुझे मरना है तो मैं क्या करूँगी। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और अगर मैं कुछ भी नहीं कर पाई तो क्या होगा। ज़िंदगी बहुत कीमती होती है, अगर ज़िंदगी नहीं रही तो मैं तो जहर भी नहीं चख पाऊंगी। वो कहती है कि आप किसी को नहीं मारना चाहते, ना ही आप कुछ गलत करना चाहते हैं, लेकिन कोई और अगर आपको इसमें फंसा दे तो आप क्या करेंगे। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसा कि सर कोनन के साथ हुआ, मौत लिखी हो तो वो आकर ही रहती है। एक मधुर सा गाना और हर एक साजिश जो हमने देखी, जो हमारी अपोफिक्री ने देखी, फिर से दिखाई जाती है झलकियों के दौरान। और वो लड़की भी जो डूब गई अभी, वो मरी या उसे मारा गया था। और इसी के साथ एक और लड़की जिसके हाथ और चेहरों पे पट्टियाँ बंधी हुई है और वो कुछ खेल रही है। हमारी अपोफिक्री उसे देखती है और इसी के साथ फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। मास्टर जिंगशी, अगर आप मुझे मौत की सज़ा दे तो मुझे वो जहर दीजिएगा जिससे कि मेरी मौत फौरी हो जाए। ये सुनकर जिंगशी चौंक जाता है और कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी वो कहती है कि क्यों, क्या हुआ, आप मुझे मौत की सज़ा नहीं देंगे क्या। मैं एक आम लड़की हूँ और अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे मौत की सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि मेरी जान की कोई कीमत भी नहीं। इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि मुझे ऐसी सज़ा दीजिएगा जिससे मेरी मौत फौरी हो जाए। तब वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। फिर वो कहती है कि बात आपके करने ना करने की नहीं है, बात आपके कर सकने की है। अगर आप मुझे मौत की सज़ा देंगे तो मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। ये कहकर वो इजाज़त ले लेती है। फिर अपोफिक्री को अफवाहों से पता चलता है कि वो लड़की जो डूब के मर गई उसे असल में जश्न में जहर दिया गया था। असल में उसे एक वसीयत मिल गई थी जिसमें कुछ खास बातें थी। उसके बाद उसकी मौत को खुदकुशी का रंग दे दिया गया।
गाओशुंग जिनसी से कहता है कि मैंने विवरण तैयार कर लिया है, लेकिन तभी जिंगशी कहता है कि मैंने तुम्हें 2 महीने पहले काम दिया था कि जिनकी हथेलियां जली हुई है उनके बारे में पता लगाओ, लेकिन तभी वो कहता है असल में उनका ओहदा हमने सोचा था उससे ज़्यादा बड़ा है। तभी जिनसी पूछता है कि वो कौन है। वो कहता है गार्लेट पवेलियन फैंगमैन, वो कॉक्यूबाइन आडुओ की हेड लेडी इन वेटरिन है। जिनशी बटलर को जाने के लिए कहता है और फिर कहता है कॉक्यूबाइन आडुओ, और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।